हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन हमने पढ़ा था किडनी के अंदर। किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होते हैं वो नेफ्रॉन्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन्स जो है किस तरह नेफ्रॉन्स के अंदर जो है फंक्शन हो रहा होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है किडनी का। तो किडनी जो है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। हमने लास्ट लेक्चर में इसको जो है डिस्कस किया था। और ये जो है किडनी का जो ये हिस्सा होता है इसे जो है रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो है रीनल पायरामिड्स होते हैं, रीनल पायरामिड्स। तो जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो हमारे रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पायरामिड के अंदर इनकी जो है स्ट्रक्चर की जो है प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन का जो ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक, ये यू शेप को छोड़कर बाकी जो हिस्सा होता है वो हमारा रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आता है। और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आता है। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो रीनल मेडुला के अंदर आता है, जो यू शेप और ये जो एंडिंग होती है इसकी। तो हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर लगभग 1 मिलियन जो है नेफ्रॉन्स होते हैं। और हर नेफ्रॉन का जो है वही फंक्शन होता है जो आज हम पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर ये जो है नेफ्रॉन हमारा होता है। और नेफ्रॉन की जो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये हमारी रीनल जो है क्या होता है, रीनल आर्टरी होती है। यहाँ से जो हमने पढ़ा था कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन होती हैं, तो रीनल वेन और रीनल आर्टरी को हम दोबारा से पढ़ेंगे नेफ्रॉन के अंदर। तो रीनल आर्टरी जो होती है उसकी जो पहली ब्रांच होती है उसे जो है एफरेंट आर्टरीज या एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है। जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है इससे जो है हमारा ब्लड हमारे नेफ्रॉन के अंदर आ रहा होता है यहाँ से। और ये जो है हमारा एक नेटवर्क बना हुआ होता है हमारे नेफ्रॉन के ऊपर। इसको जो है हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस। उसके बाद जो है ये कप की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। हमारे किडनी का जो है नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर होता है। और इन दोनों को जो है मिलाकर जोड़कर जो है रीनल कॉर्पसल कहा जाता है, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है। उसके बाद ये जो है हमारा ये हिस्सा कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं, 3 जो है इसकी ट्यूब्यूल होती हैं, जिनमें से ये वाला जो हिस्सा होता है इसे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, कहेंगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने पीसीटी लिख रखा है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन के करीब है। उसके बाद ये यू की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे जो है लूप ऑफ हेनली कहा जाता है, लूप ऑफ हेनली। और उसके बाद दोबारा से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल क्योंकि सेंट्रल लाइन से दूर है, इस वजह से डिस्टल का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो हम जो है इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। जब हमारा ब्लड जो है हमारे जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं वहाँ से हमारे जो ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, तो यहाँ पर कुछ जो है मैकेनिज्म होता है जिसे जो है फिल्ट्रेशन कहा जाता है। जब ब्लड इसके अंदर आता है तो कुछ फिल्ट्रेशन होती है जिसे जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है कि हमारा जो रीनल आर्टरी का जो पार्ट आ रहा है जिसे एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जा रहा है, उसकी जो एंडिंग है जहाँ से ब्लड जो है निकलेगा उसे जो है इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं।
और इफरेंट आर्टियोल की जो है साइज वो पतली होती है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्टियोल। तो इसकी वजह से एक प्रेशर बनता है और इससे प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन होती है माइक्रो मालिक्यूल्स जो होते हैं, जिनमें से हम कह लें कि अमाइनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, वो जो है ब्लड से यहाँ पर आ जाता है और वहाँ से जो है हमारे इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, इसके ल्यूमेन के अंदर आ जाता है। ये जो हिस्सा होता है खाली, इसे ल्यूमेन कहा जाता है, ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन। इसके अंदर जो है इसकी फिल्ट्रेशन के बाद जो है ये मालिक्यूल्स जो है इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसको जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर हमारे कौन कौन से चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारा वाटर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड आ जाता है, क्रेटिनाइन आ जाता है, साल्ट्स आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं और पोटाशियम भी आ जाता है। इसमें जो है मैक्रो मालिक्यूल्स जो हैं वो नहीं आते, जिस तरह से हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो है इसके अंदर नहीं आ सकते। अब हमारी बॉडी को जो है ग्लूकोज भी चाहिए, जो है साल्ट भी चाहिए, आयंस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर आ गई। उसके बाद जो है दोबारा से जो है हमारे फिल्ट्रेशन होती है, जिसे जो है अल्ट्रा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो वो जो होती है हमारी इसके अंदर होती है, यानी इसके अंदर जो चीज़ें आ गई, जिसमें वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सोडियम वगैरह आ गए थे, तो ये दोबारा से हमारे ब्लड के अंदर जाने होते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर इन चीज़ों की कमी की वजह से बॉडी जो है इम्बेलेंस हो जाएगी। तो वो चीज़ें दोबारा से जो है रीएब्जॉर्ब होती हैं। कहाँ पर? हमारे डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सोडियम होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर की जो है रीएब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद जो है हमारे इसके अंदर लूप ऑफ हेनली के अंदर कुछ जो है रीएब्जॉर्प्शन होती है, जिसमें वाटर की होती है हमारे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के अंदर जो है हमारी रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। और इसी तरह हमारे जो सोडियम की जो है रीएब्जॉर्प्शन होती है हमारे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर। उसके बाद जो है हमारा जो वेस्ट होता है वो हमारा यहाँ से मूव कर रहा होता है। इसके ऊपर जो है ये हमारी जो इफरेंट आर्टरीज होती हैं, यहाँ पर कुछ जाल बनाती हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर लिखूँगा या इसको ड्रा करूँगा, तो ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इस वजह से मैं यहाँ पर ड्रा नहीं कर रहा। इसकी जो है पिक मैं लास्ट में डाल दूँगा, आप उसमें जो है देख लेना। उसके बाद जो है हमारा वेस्ट यहाँ से आ रहा होता है, हमारे लूप ऑफ हेनले से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पहुँचता है। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पहुँचकर फिर जो है हमारा ये जो है हमारे कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है इसकी जो है ओपनिंग होती है यहाँ पर इस एरिया के अंदर, जो हमारा रीनल पेल्विस के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जो वेस्ट था हमारा इसके अंदर लाएंगी। और यहाँ पर फिर एक और मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर जो है एडीएच हार्मोन की रिलीजिंग होती है हमारे ब्रेन से, और वो जो है हमारे बॉडी के अंदर कुछ वाटर और जो साल्ट्स होते हैं उनकी दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। वो जो है रिलीज होने के बाद कुछ पोर्स जो है यहाँ पर बन जाते हैं, और वो पोर्स बनने की वजह से जो है उसकी रीएब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड के अंदर होती है। और उन चीज़ों की जो है अगर बॉडी को ज़रूरत है, अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल कम है, तो ये दोबारा से उसको जो है रीएब्जॉर्ब करेगा वाटर को। अगर ज़्यादा है तो फिर जो है एडीएच जो है कम रिलीज शुरू होगा, बल्कि होना जो है कम होगा रिलीज होना। तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर की लेवल जो है इसी तरह से मेंटेन रहेगी। और ये जो वेस्ट होता है यहाँ से निकल रहा होता है, ये जो हमारा यूरिन के फॉर्म में होता है, यहाँ से जो है फिर वो यूरेटर के अंदर आता है। यूरेटर के बाद जो है ये
यूरिनरी ब्लैडर हमने पढ़ा था उसके अंदर आता है, और फाइनली यूरिथ्रा से जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, उसके बाद जो है यूरिथ्रा से जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो गाइज ये था हमारा नेफ्रॉन का फंक्शन, जो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज।